गायब हो गया था। इसके मांस को ठीक से प्रोटेक्ट किया जा रहा था, शेल को बचा लिया गया था और यहाँ तक कि बड़े पैरों को भी ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया गया था ताकि बाद में उनसे हथियार बनाए जा सकें। जहाँ तक मांस की बात है तो पहली बार इसे चखने पर सभी हैरान रह गए। हाथी बीटल का मांस न केवल स्वादिष्ट और कोमल था, बल्कि जब उन्होंने इसे खाया तो सभी को कुछ स्टेट पॉइंट भी मिले, जिससे उनकी हेल्थ में कुछ पॉइंट बढ़ गए। यहाँ तक कि अरमान को भी उस टाइम एक हेल्थ पॉइंट मिला था। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि यह केवल एक बार काम आया, क्योंकि जैसे जैसे वे उस मांस को ज़्यादा खाते थे, एक नॉर्मल आदमी की बॉडी हेल्दी और फिट हो जाती थी। खोल के इतने सारे हिस्सों को देखकर अरमान ने कहा, ठीक है, काम शुरू करने का टाइम आ गया है। 20 से ज़्यादा बॉयज स्टूडेंट ने सिर हिलाया और विक्रम और अरमान के साथ बसों का इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप में मैकेनिक्स का कुछ एक्सपीरियंस रखने वाले लोग भी शामिल थे और वे सभी काम करने वाली फैमिली से आते थे। मुझे लगता है कि हमें सामने का बम्पर हटा देना चाहिए जो प्लास्टिक का है और इसे मेटल के बम्पर से बदल देना चाहिए। क्यों ना हम एक नुकीला प्लेटफॉर्म बनाएं जो सामने को ढंक दे और सिर्फ सामने की खिड़की को खुला छोड़ दे। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा मेटल बर्बाद होगी और मुझे यकीन नहीं है कि हमारे पास जो शेल है उसके साथ ये काफ़ी होगा। इतना ही नहीं, अगर हम पूरे स्ट्रक्चर को अलग कर दें तो भी ये ढीले हो सकते हैं। जब उसने अरमान और विक्रम को दूसरे स्टूडेंट के साथ बात करते और अपने लिए अनजान शब्दों को सुनते हुए देखा तो अभिषेक अनकंफर्टेबल महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। दुनिया के अचानक बदलने से पहले अभिषेक एक आइडियल स्टूडेंट था जिसका टारगेट फ्यूचर में गवर्नमेंट के अंदर एक अच्छी पोजीशन बनाना था। इसके अलावा उसकी फैमिली के पास काफ़ी पैसा था, इसलिए उसे नौकरी करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसे मैकेनिक्स या ऑटोमोबाइल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पास्ट में उसने एक कार चलाई थी जिसकी कीमत लगभग 20 मिलियन थी और अगर उसे रिपेयरिंग की ज़रूरत होती तो अभिषेक उसे सबसे अच्छी सर्विस के लिए ले जाता। तब वो कैसे समझ सकता था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। अभिषेक के हिसाब से मैकेनिक का काम आमतौर पर अनपढ़ लोगों द्वारा चुना जाता था और लोग आमतौर पर उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देखते थे। हालांकि इस नई दुनिया में मैकेनिक्स की नॉलेज अभिषेक के द्वारा हासिल की गई पॉलिटिकल नॉलेज से अनगिनत गुना ज़्यादा कीमती थी। जिसे पहले कुछ हद तक तिरस्कार भरी नज़रों से देखा जाता था वो अब ज़रूरी था और उसकी तारीफ की जाती थी, जबकि जिसकी कभी तारीफ की जाती थी और जो प्राइड का सिंबल था वो अब बेकार था। ऐसा लग रहा था कि वैशाली अपने बचपन की दोस्त के मन की बात को समझ पा रही थी, लेकिन इस मामले में ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो किसी का मनोबल बढ़ा सकें। आखिरकार अभिषेक हमेशा हर चीज़ में बेहतरीन रहा था, लेकिन अब जब सब कुछ बदल गया था और बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो उसकी समझ से बाहर थीं, तो उसे अब इन सब की आदत डालने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। कई लड़कियां जो पहले उसके लिए किसी तरह की फीलिंग्स रखती थीं, वे उसे फिर से देखने और अनजाने में उसकी तुलना अरमान से करने से खुद को नहीं रोक पाईं। अगर ये 10 दिन पहले होता तो अरमान जीवित बचे लोगों में से कई खूबसूरत महिलाओं की दूसरी नज़र के लायक भी नहीं होता, लेकिन अब सब कुछ अलग था। कई लोग हैरान होने से खुद को नहीं रोक पाए। ऐसी दुनिया में जहां मौत सांस लेने जितनी नेचुरल है, क्या एक हैंडसम लड़के का पीछा करना बेहतर है या ज़्यादा पावरफुल लड़के का? अभिषेक बेशक स्किल्ड था, बस अरमान के कंपैरिजन में वो पीछे था। मैं साउथ की ओर जाने वाले रास्ते को देखने के लिए जा रहा हूं, अभिषेक ने पीछे मुड़ने और इस जगह को छोड़ने से पहले कहा। ये तय करते हुए कि जो करने के लिए कहा गया था उसे करना बेहतर था। उसके पास भी अपनी खूबियां थीं और खुद को नीचा दिखाने के बजाय काम करना बेहतर था। टाइम जल्दी से बीत गया, सुबह खत्म हो गई और दोपहर हो गई, लेकिन हथौड़े की आवाज़, ड्रिलिंग, वेल्डिंग के साथ साथ व्हील नट और स्क्रू के ज़मीन पर गिरने की आवाज़ यूनिवर्सिटी की पार्किंग में हर जगह सुनी जा सकती थी। लगभग 22 लोगों का ग्रुप बिना आराम किए काम करता रहा और केवल भूख लगने पर ही खाना खाने के लिए रुकता था, क्योंकि जितनी जल्दी वे काम खत्म करते उतनी जल्दी वे यूनिवर्सिटी से बाहर निकल सकते थे और आखिरकार ये जान सकते थे कि बाहरी दुनिया के हालात कैसे थे। मैकेनिक्स में एक्सपीरियंस रखने वाले 22 लोगों के अलावा मेटल के पार्ट्स को जगह पर रखने या उनमें से किसी के द्वारा बताई गई चीज़ और औजारों तक पहुंचने में मदद करने वाले कई और लोग भी थे, जिससे काम की स्पीड बहुत तेज़ हो गई। ध्यान देने लायक एक बात यह थी कि जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो अरमान, विक्रम और 20 स्टूडेंट को कुछ नोटिफिकेशन मिले, लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ। विशेष रूप से अरमान के मामले में ये अलग था। आपने अनक्लासिफाइड स्किल रिपेयरिंग लेवल 5 हासिल कर ली है। सोल रिकॉर्ड एक अनजान सिस्टम था जो हर फाइटर्स के सभी एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड रखता था और इसे आंकड़ों और स्किल में डेवलप करता था और उन्हें डेवलप किए जाने में कैपेबल था। इसलिए मैकेनिक्स की फील्ड में एक्सपीरियंस वाले लोगों के रूप में उन्होंने नेचुरली एक स्किल को हासिल किया था। कुछ ऐसा ही उन लड़कों और लड़कियों के साथ हुआ था जो रसोई के काम में इंचार्ज थीं। उन्होंने खाना पकाने की स्किल सीखी और उनका लेवल उनके काम के ऊपर डिपेंड था। सोल रिकॉर्ड के बारे में हैरानी वाली बात यह थी कि हर आदमी की कैपेबिलिटी पास्ट के कंपैरिजन में बहुत तेज़ी से बढ़ सकती थी, जिसका क्रेडिट मैना को जाता है। जितना ज़्यादा वे खाना पकाते थे, रसोई के इंचार्ज लोगों का खाना पकाने की स्किल उतना ही ज़्यादा लगातार बढ़ती थी।
दूसरी तरफ जितना ज़्यादा लोग हथौड़ा चलाते थे और मॉडिफिकेशन करते, उतना ही उनकी रिपेयरिंग स्किल में लेवल अप होता जाता। ये सोल रिकॉर्ड के रूप में जानी जाने वाली इस अजीब सिस्टम का एक और हैरान कर देने वाला काम था। कई घंटे पहले खड़ी की गई क्लासिक बसों की तुलना में अब वाली बसों का अपीयरेंस काफ़ी अलग था। पास्ट में बसें एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ थीं, क्योंकि वे लगभग शुद्ध लोहे से बनी हुई थीं, जबकि आज की सभी बसें प्लास्टिक और कुछ मामलों में फाइबर ग्लास से भी बनी हुई होती थीं, जो ह्यूमन को काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती थीं। इसलिए इस नई दुनिया और हर किसी की ज़रूरतों के हिसाब से बेहतर तरीके से मॉडिफिकेशन के लिए बसों के सामने के हिस्से को लगभग पूरी तरह से हटा दिया गया था और उसकी जगह एक बड़ी मेटल की प्लेट लगाई गई थी, जिससे केवल खिड़की और हेडलाइट्स खुली रह गई थीं और ड्राइवर के देखने के लिए भी कुछ जगह छोड़ी गई। इसके अलावा बसों की बाकी सभी कांच की खिड़कियों को हटा दिया गया था और उनकी जगह हर तरफ एक ब्लेजिंग बीटल शेल प्लेट लगाई गई थी। आखिरकार काम पूरा हो गया। अरमान ने अपने काम को सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ देखा। भले ही उनके पास सभी ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं थे, लेकिन यह वाकई बहुत बढ़िया निकला था और 10 आलीशान दिखने वाली बसें अब 10 स्टील के मॉन्स्टर जैसी लग रही थीं। गुड जॉब। वैशाली पानी की एक छोटी बोतल लेकर उसके पास आए और एक चार्मिंग मुस्कान के साथ उसे सौंप दी। थैंक यू। उसने उसे थैंक्स कहा और मुस्कुराया, फिर धीरे धीरे पानी पीते हुए उसने आसपास का जायजा लेना शुरू किया। अरमान ने देखा कि सिर्फ वैशाली ही नहीं थी, सिजाल, लीसा, मनीषा और कई और स्टूडेंट बसों को रिपेयर करने में मदद करने वाले हर आदमी को पानी की छोटी बंद बोतलें दे रहे थे। इस पॉइंट पर सभी जानते थे कि उन्हें न केवल अपने बचने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाने और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, बल्कि ग्रुप से निकाले न जाने के लिए भी किसी न किसी तरह से मदद करनी होगी। यहाँ तक कि जो लोग बंद जगहों की प्रोटेक्शन छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वे भी तब तक काम करते रहे जब तक कि यह सेफ हो, कुछ ऐसा जिसके लिए खुले में जाना ज़रूरी था। अब हम आखिरकार यहाँ से निकल सकते हैं। जेनिफर की आवाज़ पीछे से सुनाई दी और जब अरमान ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और बसों को देखने के बाद फिर से उसकी ओर देख रही है। वेल डन अरमान। हालांकि उसकी आवाज़ ठंडी थी, लेकिन कम से कम वो झूठ नहीं बोल रही थी, और यह कहना झूठ होगा कि अरमान को हैरानी नहीं हुई। यह पहली बार था जब उसने उसे तारीफ के छोटे छोटे शब्द कहते हुए सुना था, या कम से कम अरमान के लिए। हालांकि यह बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन एक ग्रुप के रूप में यह एक सफलता थी। ये वही था जो अरमान का मानना था। हाँ, उसने जवाब दिया, और बातचीत को आगे बढ़ने का मौका मिलने से पहले बाहर से एक दहाड़ ने अंडरग्राउंड की सभी आवाज़ों को शांत कर दिया। दहाड़, ये अच्छा नहीं हुआ। एंट्री गेट के पास खड़े पहरेदारों में से एक ने डर से चिल्लाया, अभिषेक 10 फीट से ज़्यादा लंबे एक बंदर से लड़ रहा है, और वो अभी इस ओर आ रहा है। स्टूडेंट की डरावनी चीख सुनकर और पहले की दहाड़ को याद करके बचे हुए लोगों के चेहरे पीले पड़ गए और वे जल्दी से बसों के पीछे और गहरे हिस्से की ओर भाग गए। उनमें से कुछ जमीन पर गिर गए और कुछ को पीछे वालों ने कुचल दिया, जिससे कुछ लोग सीरियस इंजर्ड हो गए और इसमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई। आखिरकार 500 से ज़्यादा लोगों की भगदड़ कोई मजाक नहीं थी और उनमें से ज़्यादातर ने सोचा था कि अभिषेक एक इनविंसिबल फाइटर था। लेकिन एक वानर ने उसे इस जगह पर पीछे हटने के लिए मजबूर किया था। इसका मतलब था कि वो कमज़ोर था, जिससे बचे हुए लोगों को लगा कि वे मरने वाले हैं। विक्रम, समीर, कय, मुस्कान, सलमान और कायलिन ने जल्दी से उन लोगों की मदद करना शुरू कर दिया जिनकी वे मदद कर सकते थे, और उन लोगों को पीटना शुरू कर दिया जो डिसोबीडियंट हो गए या किसी भी तरह से लड़ाई भड़काना चाहते थे। ये उन रूल्स और विचारों में से एक था जो कुछ दिन पहले ही सामने रखे गए थे और पहली बार इसे बड़ी दहशत से बचने के लिए लागू किया जा रहा था। 10 फीट से ज़्यादा लंबा बंदर। फर्स्ट स्टेज। अरमान के दिमाग में एक ही बात आई, और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि अभिषेक कहीं नज़र क्यों नहीं आ रहा था। शूश। उसके आगे बढ़ने से पहले एक हवा उसके बगल से गुजरी और अगली चीज़ जो अरमान ने देखी वो थी जेनिफर पूरी स्पीड से बाहर निकलने की ओर भाग रही थी। सोल रिकॉर्ड के आने से पहले उसकी स्पीड एक नॉर्मल ह्यूमन की तुलना में कम से कम 8 या 9 गुना ज़्यादा थी, जिसका मतलब था कि उसकी एजिलिटी कम से कम 80 से 90 पॉइंट के बीच थी। हालांकि वो हैरान था, लेकिन वो भी बाहर निकलने की ओर भागा। जेनिफर की तरह अरमान को भी ये कंफर्म था कि अभिषेक के लिए अपने दम पर फर्स्ट स्टेज वाले दुश्मन का सामना करना इम्पॉसिबल था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में फर्स्ट स्टेज के एंटी मैजिक ज़ॉम्बी की सोल पावर को एब्जॉर्ब करने और अलग अलग दुश्मनों को हराने के बाद अभिषेक और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया था। फिर भी ये उसके लिए इस तरह से बाहर निकलते ही अरमान को सबसे पहले दहाड़ और धमाकों की आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे लगा कि यह म्यूटेंट वानर का हमला है, लेकिन उसे हवा को चीरने वाली आवाज़ भी सुनाई दी जो अभिषेक के तीरों से आ रही थी। 2 सेकंड बाद अरमान भी वहां पहुंचा और उसके कदम आसपास की स्थिति को समझने के लिए एक पल के लिए रुक गए। आखिरकार वह बिना ये जाने कि क्या हो रहा है, ऐसे ही लड़ाई में कूदकर मरना नहीं चाहता था। जो पहली चीज़ उसकी नज़र के सामने आई वह एक वानर था। उन छात्रों ने बताया था कि वह 3 मीटर ऊंचा है, लेकिन यह म्यूटेंट वानर आसानी से 4 मीटर तक पहुंच गया।
उसकी मांसपेशियां इतनी बड़ी थीं कि वह अपनी मुट्ठियों से एक घर को कुचल सकता था। इसके अलावा ये वानर बड़ी मात्रा में चांदी के रंग के फर से ढका हुआ था जो शाम की धूप में चमक रहा था, जिससे वह काफी खतरनाक लग रहा था। लेकिन वानर घायल भी लग रहा था। उसके पेट, हाथ, कंधे और पैरों में कम से कम 1 दर्जन तीर मजबूती से लगे हुए थे, जिनसे लगातार खून बह रहा था। अरमान ने अपनी आंखें सिकुड़ी और देखा कि वे तीर सामान्य नहीं थे। तीर हल्के नीले रंग की रोशनी से चमक रहे थे, जो बंदर की मूवमेंट को धीमा कर रहे थे। यह अभिषेक द्वारा हासिल किया गया खजाना होना चाहिए, शायद कुछ ऐसा जो उसके हमलों की शक्ति को बढ़ाता है, अरमान ने सोचा, क्योंकि उसकी नज़र वानर के लगभग जमे हुए शरीर पर चली गई। बूम! वानर ने ठीक उसके सामने अभिषेक पर बेरहमी से हमला किया, लेकिन अभिषेक समय पर दूसरी ओर कूद गया और कुचलने से बाल बाल बच गया। वह तुरंत उठा और अपनी पीठ के पीछे तरकश से एक तीर निकालकर पूरी गति से भागा और उसे वानर पर छोड़ दिया। जब तीर वानर से टकराया तो उसका गहरा भूरा रंग भी वानर के शरीर में फंसे हुए तीरों जैसा हो गया, जिससे अरमान की शक्ति बढ़ाने वाली सोच सही साबित हुई। वह नहीं जानता था कि यह कोई खजाना है या कौशल। फ्रीज! जेनिफर की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा और अरमान ने देखा कि एक छोटी सुनहरी छड़ी बर्फीली हवा का एक तूफान फेंक रही है। वानर दहाड़ने लगा और उसकी मूवमेंट थोड़ी धीमी हो गई, लेकिन फिर भी वह ध्यान देने लायक थी। उसके फर के आसपास अरमान दूर से देख सकता था कि कैसे कुछ हिस्से पहले से ही बर्फीली हवा के कारण जम गए थे या अभी भी जमने की प्रक्रिया में थे। मैजिकल स्टिक! अरमान ने मन में सोचा, क्योंकि उसने जेनिफर के हाथों में छोटी छड़ी को देखा। उसने मान लिया कि उसकी महान तलवार की तरह ताकत बढ़ाने के बजाय मैजिकल स्टिक निश्चित रूप से जादू या मैना दोनों में से एक को बढ़ाएगी। बैंग बैंग बैंग! लड़ाई में शामिल होने के बजाय अरमान ने लड़ाई को आगे बढ़ते देखा, क्योंकि वह ये भी देखना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों में अभिषेक और जेनिफर कितने मजबूत हो गए हैं। लड़ाई काफ़ी करीबी थी। गांव में होने के बावजूद वानर काफ़ी तेज था और ऐसा लग रहा था कि वह पूरी तरह से अभिषेक का शिकार करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि वह जेनिफर के पीछे जाने के बजाय हर बार अभिषेक पर हमला करता था, क्योंकि वह उसकी जान के लिए खतरा था। आसपास के इलाके में कई बहुमंजिला इमारतें विशाल वानर की गति, शक्तिशाली मुक्कों और फुर्तीली किक्स के नीचे कुचल दी गईं, जिनमें चाबुक की लचीलापन और गति थी, लेकिन बड़े हथौड़े जितनी शक्ति भी थी। अरमान को यकीन नहीं था कि अगर वह सीधे उन वारों में से एक को भी झेलता तो गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। अभिषेक की तुलना अरमान से नहीं की जा सकती, लेकिन वह किसी भी तरह से कमजोर नहीं था। उसके अजीबोगरीब तीरों से नुकसान बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था और वानर का खून बहता जा रहा था। इसके अलावा जब ऐसा लगा कि वह कुचला जाने वाला है, तो वह किसी तरह आखिरी सेकंड में वहां से हटने में भी कामयाब रहा। बेशक अभिषेक अभी और बिना भागे वानर से लड़ सका, इसकी वजह जेनिफर का समय पर समर्थन था। नहीं तो वह निश्चित रूप से वानर के खिलाफ उतना कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह जेनिफर के समर्थन की वजह से ही अपनी पूरी जान लगाकर लड़ाई कर रहा था। वानर की मूवमेंट कम से कम 60% तक धीमी हो गई थी और उसके शरीर के बड़े हिस्से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से जम गए थे। इसके अलावा जेनिफर ने उसे रोकने के लिए कभी कभी छोटे बर्फ के भाले भी चलाए, जिससे छोटे छोटे घाव बन गए और धीरे धीरे अंदर का खून जमने लगा था। दुर्भाग्य से अरमान को पता था कि पहले स्टेज के किसी दुश्मन को मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वानर ने अभी तक कोई भी स्किल नहीं दिखाई थी। और अरमान की सोच कुछ ही समय बाद सच साबित हुई। बंदर ने अपनी हरकतें रोक दी और अपना सिर आसमान की ओर उठाया और बहुत जोर से दहाड़ने लगा। उसका चांदी जैसा फर जो अपने खून से लथपथ हो गया था और जेनिफर के जादू से जमे हुए शरीर के हिस्से एक अजीब सफ़ेद रोशनी से घिरे हुए थे, जो इतनी तेज चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वह सूरज से मुकाबला करना चाहती थी, जिसने सीधे उसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। जब चमकीली चमक कम हो गई और सभी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो अभिषेक खुद को रोक नहीं सका और कई कदम पीछे हट गया और जेनिफर की आंखें अविश्वास में थोड़ी चौड़ी हो गईं। मैं समझ गया, तो यह वह कौशल है जो इस वानर ने तब हासिल किया होगा जब वह पहली स्टेज में आगे बढ़ा होगा, अरमान ने खुद से कहा, और वह चुपके से थोड़ा डर महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि विशाल वानर का कौशल क्या था। विशाल वानर का कौशल बहुत आसान था। इससे उसकी ताकत नहीं बढ़ी, न ही उसकी गति या रक्षा बढ़ी, न ही इससे उसे किसी तरह का मौलिक नियंत्रण मिला। यह एक ऐसा कौशल था जिसका इस्तेमाल केवल खुद पर ही किया जा सकता था। पुनर्जनन, रीजेनरेशन। विशाल वानर ने अपने विकास के दौरान जो कौशल हासिल किया था, उससे उसे किसी भी घाव से उबरने की शक्ति मिली। एक मजबूत दुश्मन से बुरा क्या हो सकता है? एक मजबूत दुश्मन जो इतनी मेहनत करने और इतनी बार अपनी जान जोखिम में डालने के बाद तुम्हारे किए गए हमले से जो चोटें आई थीं उनसे उबर सकता है। खून और बर्फ के धब्बों से ढका चांदी का फर अब बिल्कुल सही लग रहा था, जैसे कि उसने पहले कभी किसी दुश्मन का सामना ही नहीं किया था। हालांकि अरमान ने देखा कि जानवर अजीब तरह से सांस ले रहा था और उसकी आंखों में पागलपन कम होता जा रहा था, जिसकी जगह थकान ने ले ली थी।
हालांकि विशाल म्यूटेंट वानर का कौशल बेशक इस हद तक शक्तिशाली था कि यह एक करीबी और कठिन लड़ाई के बाद दुश्मन को निराश महसूस करा सकता था, यह एक ऐसा कौशल भी था जो बहुत ज़्यादा मैना और सहनशक्ति भी लेता था। कम से कम यह वह चीज़ थी जिस पर अरमान खुद कौशल के सक्रिय होने के बाद वानर की सभी मूवमेंट पर नज़र रख रहा था। वानर अब पहले की तरह नहीं लग रहा था, उसका पूरा शरीर अजीब तरह से हिल रहा था, उसकी सांसें इतनी तेज हो गई थीं कि उसकी नाक से भाप निकल रही थी। ये सब थकावट के संकेत थे। हालांकि अरमान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि अभिषेक के तरकश में केवल 3 या 4 तीर थे, जिसका मतलब था कि वह अब लड़ाई जारी नहीं रख सकता था। इसके अलावा जेनिफर ने खुद भी काफ़ी मैना खत्म कर लिया था और वह अभी भी लड़ाई में टिक सकती थी, लेकिन उसकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी क्योंकि वह हाँफ रही थी और उसकी हर सांस के साथ उसका सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था। हालांकि वे विशाल वानर को नहीं हरा सकते थे। पहले स्टेज के जीव के साथ समस्या ये थी कि जब तक तुम उनका सामना नहीं करते तब तक तुम्हें कभी नहीं पता होता कि तुम किसका सामना करने जा रहे हो और उसके पास क्या कौशल है। विशाल वानर अचानक मुड़ा और दक्षिण की ओर भागने लगा। इसकी ऊंचाई और इसकी इंसान जैसी लचीली गतिशीलता को देखते हुए ये केवल समय की बात थी कि यह सभी की नज़रों से ओझल हो जाएगा। वानर को भागते हुए देखकर जेनिफर का चेहरा उदास हो गया जब उसने देखा कि उसका शिकार भागने वाला है। उसने अपना 70% से 80% मैना खर्च कर दिया था, लेकिन उसे उस पर काबू पाने का भरोसा नहीं था। हालांकि अगर विशाल वानर भागना चाहता था तो उसे रोकने में सक्षम होने का कोई भरोसा नहीं था। जंजीरें। पार्किंग एरिया के गेट के पास से एक उदासीन आवाज़ सुनाई दी। अभिषेक और जेनिफर को ये जानने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उस आवाज़ का मालिक कौन था, क्योंकि वे लगभग आधे महीने तक एक साथ रहे और इतना समय एक साथ बिताया था। स्विश स्विश। अचानक लड़ाई के दौरान विशाल वानर ने जो खून खोया था वह अजीब तरह से हिलने लगा और जंजीरों में बदलकर जमीन से उठा और वानर के शरीर को घेरना शुरू कर दिया। हीरे की तरह चमकने वाली 2 लाल जंजीरें ऊपरी शरीर के चारों ओर कसकर लिप गईं, जबकि 4 जंजीरें विशाल वानर के निचले शरीर के चारों ओर कसकर लिप गईं, जिससे उसकी मूवमेंट बंद हो गई थी। वानर ने अपने नए दुश्मन की ओर देखा और अपनी पूरी ताकत से संघर्ष करते हुए खूनी इरादा रखते हुए जोर से चिल्लाने लगा, जिससे खून की जंजीरें टूटने लगीं। हालांकि अब अरमान पहले वाला अरमान नहीं था, जिसे मैना और अपने खून को नियंत्रित करने के कौशल के बारे में बहुत कम जानकारी थी। मजबूत करो, अरमान बहुत हल्की आवाज में बोला और जमीन पर फैला हुआ खून जंजीरों में जाकर मिलने लगा, जिससे दरारें ठीक हो गईं और वे खून से बनी जंजीरें और भी मजबूत हो गईं। पिछले कुछ दिनों से अरमान मैना और अपनी स्किल का लगातार बिना रुके अभ्यास कर रहा था, केवल सोने और खाना खाने के लिए रुकता था। बाकी समय उसने अपनी प्रैक्टिस ही की थी। पहले उसके लिए किसी चीज़ को बनाना बहुत मुश्किल होता था, फिर वह जेनिफर के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया और उसने देखा था कि जब भी वह बर्फ से कुछ बनाती थी तो वह अपनी बनाई जाने वाली चीज़ या हथियार का नाम जोर से बोलती थी, और जब वह बर्फ की गोलियां चलाती थी तो वह अपना हाथ हिलाती थी। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया और अरमान ने जेनिफर के तरीकों की नकल करते हुए उसने हर बार अपनी खून को नियंत्रित करने की स्किल का इस्तेमाल करता था तो वह जो कल्पना कर रहा था उसका नाम बोलकर ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए अरमान को ये जानकर हैरानी हुई कि यह उसके काम को कितना आसान बनाता है, क्योंकि वह अपने शरीर के भीतर मैना पर अपना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर सकता था और इससे मैना की खपत भी काफ़ी कम हो जाती थी और समय भी कम लगता था। लगभग 3 दिनों तक बिना रुके ट्रेनिंग के बाद उसके प्रयासों के परिणाम दिखने शुरू हो गए थे। जेनिफर और अभिषेक को लड़ते हुए देखकर अरमान को एहसास हुआ कि वे दोनों विशेष